1987 का वो चुनाव जो डेमोक्रेसी की तरफ नहीं बल्कि बंदूक की तरफ ले गया, जिस चुनाव ने मिलिटेंसी को जन्म दिया। सोचिए एक ऐसा डेमोक्रेटिक इलेक्शन जिसका फैसला पहले से लिखा जा चुका हो, लोग अपनी उम्मीद लेकर वोट डालने आए, लेकिन उनके हाथ सिर्फ धोखा लगा। जिसे जीतना चाहे था वो कैंडिडेट को जबरदस्ती हरा दिया गया और हारे हुए कैंडिडेट को घोटाले से जिता दिया गया। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये एक ऐसे तूफान की शुरुआत थी जो आज तक वादी को जला रहा है। जिसने डेमोक्रेसी पे यकीन रखा उसको जेल भेज दिया गया और जिसने इंसाफ मांगा उसके हाथ बांध दिए गए। और इसी एक चुनाव ने हिंदुस्तान में एक नए दौर का आगाज किया, मिलिटेंसी का दौर। एक ऐसा दौर जिसने हिंदुस्तान की हिस्ट्री को बदल के रख दिया। यह कहानी है हिंदुस्तान के कश्मीर की। चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1980 से। 1980 तक जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का पूरा कंट्रोल था। इन दोनों पार्टीज को दिल्ली बैक पार्टीज माना जाता था, मतलब ऐसी पार्टीज जिनको सेंट्रल से फुल सपोर्ट हो। और लोगों का मानना था कि ये पार्टी जम्मू कश्मीर के बेसिक और इम्पोर्टेंट मुद्दों को इग्नोर कर रही है। इसी डिससेटिस्फेक्शन की वजह से 1986 में जम्मू कश्मीर में एक नए पॉलिटिकल अलायंस का जन्म हुआ, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के नाम से। ये एक अपोजिशन ग्रुप था जो एनसी और कांग्रेस की पॉलिटिकल मोनोपोली को तोड़ना चाहता था। इस अलायंस में जमात इस्लामी जम्मू एंड कश्मीर, उम्मत इस्लामी, पीपल लीग्स, ये बड़ी बड़ी पार्टियां भी कुछ शामिल थी। इस अलायंस का मकसद जम्मू एंड कश्मीर को एक नया लीडरशिप देना था जो जम्मू एंड कश्मीर के असल मुद्दों को हाईलाइट करे। एमयूएफ का सबसे बड़ा एजेंडा था 370 आर्टिकल और जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को प्रिजर्व करना, क्योंकि रीजनल पार्टीज को बहुत ही अच्छे तरीके से पता था आर्टिकल 370 एक शील्ड है जो जम्मू एंड कश्मीर को अपनी मर्जी से डिसीजन लेने की आजादी देता है। और आर्टिकल 370 इनके लिए एक लीगल प्रोटेक्शन था जो बहुत से सेंट्रल कानून से इन लीडर्स को बचाता था। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट अलायंस का मानना था कि अगर 370 आर्टिकल को हटाया जाएगा फिर जम्मू एंड कश्मीर एक नाम की ऑटोनोमस स्टेट रहेगी, सारी की सारी पावर सेंट्रल में चले जाएगी। और ये सब आज हमें अच्छे से देखने को मिल रहा है। ये अलायंस चाहती थी कि जम्मू एंड कश्मीर के इंटरनल मैटर में सेंट्रल का कोई भी इंटरफेयर ना हो। और इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में जम्मू एंड कश्मीर के लोगों से प्रॉमिस किया हेल्थ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को हम ग्राउंड लेवल पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और प्रमोट करेंगे, जो एनसी अवॉइड कर रही थी, जो एनसी इग्नोर कर रही थी। इन सब प्रोमिस से और कैंपेन से जम्मू एंड कश्मीर के लोग बहुत ही ज्यादा अफेक्ट और मोटिवेट हुए। एमयूएफ ने लोगों को एक नई उम्मीद दी, उनके एजेंडा ने लोगों को अपनी तरफ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट किया। लोगों को लगा अब उनकी आवाज सुनी जाएगी, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा और जम्मू एंड कश्मीर की आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट मिलेगी। इनके सपोर्टर्स को लगा कि ये अलायंस इनके दर्द को समझती है और इनके लिए लड़ रही है। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट अलायंस जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का दिल जीतती है और अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, मोटिवेट करती है। अपनी मैनिफेस्टो में लोगों से प्रॉमिस करती है कि बेसिक लेवल की डिमांड्स आपकी सब सुनी जाएंगी और 370 आर्टिकल को प्रोटेक्ट किया जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर की आइडेंटिटी को प्रिजर्व किया जाएगा। आखिरकार 1986 के बाद 1987 का वो साल आया जब इलेक्शन होने थे, लेकिन 1987 के इलेक्शंस ने लोगों की उम्मीदों को कुचल कर रख दिया। कश्मीर की हिस्ट्री में एक ऐसा चैप्टर लिखा गया जिससे कश्मीर की हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल गई, जहां डेमोक्रेसी के सपने मिलिटेंसी की हकीकत में बदल गए। अच्छा, आपने कितने लोगों की जाने ली? यानी आपने इतने सारे लोग मार डाले कि आपको ये भी नहीं याद कि आपने कितने लोग मार डाले? 10-12 हमारे होंगे। 10-12 की 20? अब 20 ही है, अगर 20 हमारे। ये इलेक्शन सिर्फ एक रिगिंग नहीं था बल्कि एक ऐसा स्कैंडल था जिससे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को काफी अरसे तक डेमोक्रेसी से विश्वास उठ गया। 1987 के इलेक्शंस में एनसी और कांग्रेस ने बहुत ज्यादा फेक वोटिंग कराई, इलेक्शंस बूथ कैप्चर कराए और पुलिस हरासमेंट का ऐसा नेटवर्क बिछाया ताकि एमयूएफ के कैंडिडेट को हराने के लिए कोई भी कसर न छूटे। इसके बाद जब इलेक्शंस का रिजल्ट निकला, ऑफिशियली तो एनसी और कांग्रेस जीत गई, लेकिन ये सबको पता था रिजल्ट तो फेक है क्योंकि इलेक्शंस तो ऑलरेडी फिक्स थे। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट अलायंस के सपोर्टर्स
और कश्मीरी यूथ ने इलेक्शंस में देखा कि उनकी आवाज, उनकी उम्मीद और उनकी वोट्स की कोई भी वैल्यू नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों को लगने लगा कि डेमोक्रेसी तो एक मास्क की तरह है जिसके पीछे करप्शन और मैनिपुलेशन छुपा हुआ है। जहां वोट्स की वैल्यू नहीं तो वहां डेमोक्रेसी का क्या मतलब। इस वजह से लोगों का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन एक तूफान की तरह उभरा। इन्हें अब ऐसा रियलाइज होने लगा कि पीसफुल पॉलिटिक्स का कोई भी फायदा नहीं है। अपने हक को लड़ने के लिए अब वायलेंस का रास्ता अपनाना पड़ेगा। 1987 के इलेक्शंस में बहुत ज्यादा रिगिंग हुई तो लोगों ने मास प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। एनसी और कांग्रेस ने एमयूएफ के लीडर्स और सपोर्टर्स को खुलेआम जेल भेज दिया गया बिना किसी खास वजह के। और डेमोक्रेसी की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे थे। मैं अपने घर में था, मैं किधर जेल भेजने वालों में सईद सलाउद्दीन, जो बाद में हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ बनते हैं, और यासीन मलिक जेकेएलएफ के लीडर जैसे लोग शामिल थे। इन सब लोगों को जेल में बहुत ही ज्यादा टॉर्चर का सामना करना पड़ता है। इन सब की वजह से इनके माइंड पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा टुवर्ड्स गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी के। बाद में इनमें से कई लोग मिलिटेंसी को ज्वाइन करते हैं। जेल से निकलने के बाद इन सब लोगों को पाकिस्तान भी सपोर्ट करने लगा और हिंदुस्तान के गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता 1989 तक जम्मू कश्मीर में फुल फ्लेज मिलिटेंसी शुरू हो चुकी थी। मिलिटेंसी इतनी आम हो चुकी थी कि हर गली और घर में गोलियों की आवाज गूंज रही थी। ये वो दौर था जब जिंदगी और मौत के फर्क को महसूस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। इस इलेक्शन के रिगिंग का एक जिंदा सबूत है मोहम्मद यूसुफ शाह का केस। इनके रिजल्ट ने सबको बता दिया था कैसे जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को कुचला गया था, कैसे जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदों को तोड़ा गया था। वोट काउंटिंग के दौरान फाइनल फेज में गुलाम मोहम्मद शाह बहुत ही ज्यादा वोटों से लीड करते हैं और जो उनके अपोजिट कैंडिडेट गुलाम शाह पोलिंग स्टेशन छोड़ के घर चले जाते हैं। लेकिन जब फाइनल फेज का रिजल्ट निकलता है तो अचानक से गुलाम शाह को विनर डिक्लेयर कर देते हैं। ये इंसिडेंट हिंदुस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम देखा गया, कैसे पहले किसी और को विनर डिक्लेयर कर दिया गया, बाद में फिर उसकी जगह पर दूसरा कोई एमएलए बनता है। ये दिखाता है जम्मू कश्मीर में खुलेआम डेमोक्रेसी को कुचला जा रहा था। यूसुफ शाह और उनके सपोर्टर्स ने इस इंसिडेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, लेकिन पुलिस ने ब्रूटल तरीके से इनको सप्रेस किया, लाठीचार्ज की और जेल में बिना वजह डाल दिया गया और बहुत ही गंदे तरीके से इन्हें टॉर्चर किया। जेल से निकलने के बाद यूसुफ शाह ने अब पॉलिटिक्स को छोड़ दिया। उनका विश्वास अब डेमोक्रेसी से उठ चुका था। फिर इसने मिलिटेंसी ज्वाइन कर ली। आज वो सईद सलाउद्दीन के नाम से मशहूर है। अब वो हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ बन गया है। ये वही हिजबुल मुजाहिदीन मिलिटेंट ग्रुप है जो 20 मई 2000 में कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में जाकर 35 सिखों को शहीद कर देता है। और अमेरिका ने भी 2017 में मोहम्मद यूसुफ शाह को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू होने के पीछे कई फैक्टर रहे हैं जिन्हें समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। मेरा मकसद किसी भी मिलिटेंट ग्रुप को या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना नहीं है जो वायलेंस को सपोर्ट करे या हमारे देश के खिलाफ हो। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि हम सब समझ सके हिंदुस्तान की जन्नत जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू कैसे हुई और आज तक कैसे उस मिलिटेंसी की चिंगारी जलते ही जा रही है। और हाँ, लास्ट पे मेरा नाम मोहम्मद शाजिब ढूंढियाल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।